हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे शमा खान की लिखी शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 38। शहर धनबाद में। ये कौन सा कबाड़ उठा लाया है तू? और तुझे क्या लगता है दिन भर उस परी के साथ घूमेगा तो वो तेरे झांसे में आ जाएगी? वो हसन खान की बेटी है और उस नूरेन की पोती, जिसकी वजह से हमारा खानदान मौत के घाट उतर गया। रफीक साहब ने सोफे पर रखे उमेर के कपड़ों को देखते हुए कहा, ओफो पापा, आप भी ना बेकार गुस्सा हो रहे हैं, और ये कोई कबाड़ नहीं बल्कि अलादीन का चिराग है। आशिफ ने कहा, आखिर मेरे पेंशन से कब तक घर चलेगा? तुम खुद का कुछ क्यों नहीं करते आशिफ? इस झाड़ फूक में कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस ऑनलाइन काम में वो जो रकम उठाकर रख देती है तुम उसे चुपचाप रख लेते हो, जबकि तुम्हारा उस पर बराबरी का हक है। रफीक साहब ने कहा, मेरे प्यारे अब्बा, आप शांत रहें। वैसे भी घर में खाने वाला है ही कौन? मैं और आप। मैं तो वैसे भी ज्यादातर परी के घर पर ही खाना खाता हूँ। आशिफ ने सोफे पर अंगड़ाई लेते हुए कहा, और वो लड़का कौन है जिसे तुमने स्टोर रूम दिया है रहने को? रफीक साहब ने कहा, सब बताऊंगा, फिलहाल आप कुछ खाना बना दे, खाने को बहुत भूख लगी है। आशिफ ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, कहीं तुम खुद की ही चाल में ना फंस जाओ, इसलिए ध्यान से बेटे, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रफीक साहब कहते हुए चले जाते हैं। पापा, आप परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। आशिफ कहता है, फिर उमेर के उतारे हुए कपड़ों को उठाकर उसमें अलमीरा में रख देता है। परी कमरे में आती है तो देखती है उमेर बेड पर उदास बैठा होता है। क्या बात है, तुम गुमसुम क्यों बैठे हो? अभी तक जींस क्यों पहनी है? लोअर पहन लो, कंफर्टेबल रहेगा। पहन लूंगा, फिलहाल इधर आओ, मेरे पास बैठो। उमेर कहता है तो परी उसके पास आकर बैठ जाती है। परी, मैं आईने से अपने कमरे में नहीं जा पा रहा हूँ। लगता है उन्होंने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। परी की गोद में सर रखकर लेटते हुए उमेर कहता है, कुछ काम है तो बताओ, मैं चली जाती हूँ। परी ने उमेर के बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम भूलकर भी मत जाना। मैं तुम्हारी जान को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। बस मुझे बहनों की याद बहुत आती है, उनके बगैर सब सूना सूना लगता है। बाकी मैं खुश भी हूं कि कम से कम तुम मेरे पास हो। उमेर ने कहा, तुम्हारे मूड को ठीक करने का एक उपाय मेरे पास है। चलो कहीं बाहर चलते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। वैसे भी सर्दी बहुत है और सर्दियों में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा होता है। परी ने कहा, पता नहीं तुम्हारी दुनिया में और कौन कौन सी अजीब चीजें हैं खाने को। उमेर ने कहा, वैसे बहुत लजीज चीज है आइसक्रीम, एक बार खाओगे तो हमेशा खाना चाहोगे। चलो ना, खाकर आते हैं। वैसे हम जाएंगे कैसे? परी ने कहा, तुम कहीं नहीं जा रही, मैं लेकर आता हूँ। हम साथ में बैठकर छत पर खाएंगे, मगर आइसक्रीम के पैसे तुम देना। उमेर कहता है, नहीं, मैं भी चलूंगी, वरना रहने दो। परी ने थोड़ा नाराज होकर कहा तो उमेर उसके पास आकर उसका हाथ थाम लेता है। दोनों कुछ सेकंड में ही आइसक्रीम पार्लर के सामने पहुंच जाते हैं। वाह उमेर, क्या कमाल का जादू है, तुमने तो मुझे सेकंड्स में यहाँ पहुंचा दिया, जब से ऑटो से आने में आधे घंटे लगते हैं। वैसे शॉप तो बंद है, अब क्या करेंगे हम? परी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। उमेर कहता हुआ बंद शटर में आराम से शॉप के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर में आइसक्रीम लेकर काउंटर पर पैसे रखकर वापस परी के पास आकर उसे आइसक्रीम खाने को देता है। मतलब आज तुम अपना जादू मुझे दिखा दिखा कर घायल कर डालोगे। बंद शटर से तुम आराम से शॉप के अंदर चले गए, कैसे? परी, सवाल नहीं, चलो वापस चलते हैं। कहते हुए उमेर परी को वापस लेकर छत पर पहुंच जाता है। सर्द हवाएं, आधी रात, एक जिन और उसकी दीवानी प्रेमिका छत पर एक साथ आइसक्रीम खाते हुए। कितना रोमांटिक है ना सब, परी ने कहा। अचानक उमेर को शरारत सूझती है तो वो परी को डराने के लिए धीरे धीरे खुद को लंबा करता जाता है, इतना कि उसकी हाइट मोबाइल टावर जितनी होती है। चेहरा पूरा सफेद। बेचारी परी के हाथ से डर की वजह से आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। वो इतना डर जाती है कि उसके हलक से आवाज तक नहीं निकलती। अब बोलो परी, कैसा लग रहा है ना बिल्कुल रोमांटिक मौसम? उमेर ने थोड़े डरावने अंदाज में उसके सामने झुकते हुए कहा तो परी बेहोश होकर गिरने लगती है और वह उसे थाम लेता है और वापस अपनी हालत में आकर उसके चेहरे पर फूंक मारकर उसे होश में लाता है। डरो नहीं बाबा, मैं मजाक कर रहा था, उमेर ने कहा। उमेर, तुम बहुत बुरे हो, डर से कहीं मुझे हार्ट अटैक आ जाता, मैं मर जाती तो?
जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। और तुमने तो मुझे आइसक्रीम भी नहीं दी। मुझे वापस से मेरे कमरे में पहुंचाओ, मुझे नींद आ रही है, परी ने गुस्से में कहा तो उमेर उसे गोद में उठाकर कुछ ही पल में उसके कमरे में पहुंचा देता है। आशिफ सब कुछ अपने कमरे की खिड़की से देख रहा होता है। ये लो तुम्हारी आइसक्रीम, और हाँ, माफी चाहता हूँ तुम्हें डराने के लिए। वैसे तुमने देखा नहीं मेरी हाइट कितनी लंबी हो गई थी, और तुम तो इतनी सी हो कि मेरे कंधे तक भी नहीं आती। शायद तुम्हारी हाइट बढ़ाना भूल गई। उमेर ने परी को आइसक्रीम थमाते हुए मजाक में कहा। हाँ तो जाओ, कोई लड़की लंबी ढूंढ लो, और ये आइसक्रीम अब तुम ही खाओ। परी ने गुस्से में कहते हुए आइसक्रीम उमेर के चेहरे पर लगा दी। खानी तो पड़ेगी तुम्हें, वो भी मेरे चेहरे पर लगी हुई आइसक्रीम। कहते हुए उमेर जैसे ही परी को पकड़ने के लिए उठता है तो परी बेड से उठकर भागने की कोशिश करती है, जिससे उसका पैर बेड के साइड से टकराता है और वो बेड पर गिर जाती है। साथ साथ उमेर भी लड़खड़ाकर उसके ऊपर आ गिरता है। सुनिए, उठिए जरा। क्या हो गया बेगम, आधी रात को क्यों उठा रही हो? हसन जी ने कहा। आपको परी के कमरे से बात करने और हंसने की आवाज़ें सुनाई दे रही है क्या? नादिया जी ने कहा। आवाज़ का पता नहीं, मगर मुझे नींद बहुत आ रही है, तो मुझे सोने दे बेगम। हसन जी ने करवट बदलते हुए कहा। ठीक है, सो जाएं, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। नादिया जी कहते हुए बेड से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता परी के कमरे की तरफ जाती है और धीरे से उसके कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो जाती है। उससे पहले से ही उमेर को पता चल जाता है तो परी को चुप रहने का इशारा करता है, मगर परी बार बार उसे अपने ऊपर से हटने के लिए कहती है तो वह उसका मुंह हाथों से बंद कर देता है। जब नादिया जी को तसल्ली हो जाती है कि कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही तो वह इत्मीनान से होकर वापस अपने कमरे में सोने चली जाती है। जब मैं चुप रहने का इशारा कर रहा था तो तुम चुप क्यों नहीं रही? उधर तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारी जासूसी कर रही है, कहीं उन्हें शक हो गया तो? उमेर ने कहा। करने दो उमेर, माँ बाप को हमारी फिक्र होती है, तभी वो ऐसा करते हैं। अब हटो, तुम जाओ, सो जाओ, मुझे भी सोने दो, बहुत नींद आ रही है। परी ने उमेर को अपने ऊपर से धक्का देकर बेड पर गिराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मगर मैं तुम्हारे पास सोऊंगा। उमेर ने परी को पकड़कर सोते हुए कहा। शरारती जिनजादे, जाओ अपनी साइड में। परी ने खुद को उमेर की गिरफ्त से अलग करते हुए कहा, मगर उमेर कहाँ सुनने वाला था, वह परी से चिपक कर सो जाता है। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। तब आप और भाभी के बीच कोई बात बनी कि नहीं बनी भाईजान? वैसे आजकल तो इरफान भाई आपके ही आगे पीछे घूमते हैं। शहजादी मरियम अमायरा को छेड़ते हुए कहती है। अरे भाई, क्यों नहीं घूमूंगा आगे पीछे, मेरी हमसफर है, वैसे भी मेरी बीवी तो खुश बहुत है। शहजादे इरफान उनके पास जाते हुए कहते हैं। अरे आप सब आपस में ही हंस बोल रहे होते हैं कि शहजादे इरफान को दूर से जिन्नों की फौज दिखाई देती है। अरे बाप रे, इसका मतलब शहंशाह उस्मान ने सच में जंग छेड़ दी। तुम तीनों कमरों में जाओ और जब तक मैं ना आऊं बाहर नहीं निकलना, मैं अब्बा को खबर देकर आता हूँ। शहजादे इरफान कहते हुए जल्दी से शहंशाह फरहान के पास जाते हैं। हुजूर शहंशाह, उस्मान ने हमारे कबीले पर हमला कर दिया है, वो पश्चिम की तरफ से आ रहे हैं, वो भी हजारों की तादाद में। आराम कर रहे शहंशाह फरहान से गुलाम जिन ने कहा। आखिर के उस खबीज ने अपनी औकात दिखा ही दी। मैं यहाँ मामले को ख़त्म करना चाहता था और यह उस्मान आ गया अपनी फौज को लेकर। जाओ, महल में सबको खबर कर दो। शहंशाह ने कहा तो गुलाम जाकर जंग के शंख बजा देता है। अब्बा हुजूर, अब हम क्या करेंगे? अचानक तो उन्होंने हमला कर दिया। इरफान दौड़ते हुए शहंशाह के पास आकर कहते हैं। करना क्या है, लड़ेंगे, उनको उनकी औकात दिखाएंगे और अपने सिपाहियों को इकट्ठा होने का हुक्म दो, बाकी हम सब देख लेंगे। शहंशाह ने कहा। इससे पहले कि शहंशाह फरहान और शहजादे इरफान कोई कदम उठाते, अचानक महल के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ गुजरता हुआ अपने साथ कई गुलामों को कुचलकर रख देता है और महल के चारों तरफ लाशें और खून बिखरे रहते हैं। इरफान, बच्चियों को महल से लेकर तुम निकलो, इन्हें मैं देखता हूँ। शाह, जैद और कोनिन मेरे साथ चलो। शहंशाह फरहान ने कहा। मरियम, तुम अमायरा और नफीसा को लेकर नीचे तय खाने में जाओ, मैं अब्बा के पास जा रहा हूँ। शहजादे इरफान ने कहा। नहीं भाई, हम सब लड़ेंगे, आप जाएं, हम महल में रहकर उनसे लड़ेंगे, हम बुजदिल नहीं हैं। शहजादी मरियम ने कहा।
तभी अचानक एक जिन उन पे तलवार से हमला करने वाला होता है। अमायरा फौरन ही उसे अपने हाथों के इशारे से उठाकर पटक देती है, जिससे उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। ठीक है, तुम तीनों एक साथ रहना, मैं उस्मान को देखता हूँ, शहजादे इरफान ने कहा। फिर वो वहां से महल से बाहर चला गया। उस्मान, क्या है ये सब? मैं कहता हूँ रुक जाओ, इस तरह बेगुनाहों की जान लेकर तुम्हें क्या हासिल होगा? शहंशाह फरहान ने गरजते हुए कहा। ये सब मुझे बेइज्जत करने से पहले सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या पहले तुम सबके सामने मेरे कदमों में गिरकर माफी मांगो और अपने कबीले की हुकूमत मेरे नजर कर दो। दूसरी, मुकाबला करो, अगर मैं हार गया तो मेरा कबीला तुम्हारा। शहंशाह उस्मान ने कहा, जो कि उस वक्त अपने हाथों में पेड़ को थामे होते हैं। माफी और तुझसे, तू है तुझ पर। शहंशाह फरहान उस्मान की तरफ थूकते हुए कहते हैं तो वे गुस्से में पेड़ उठाकर शहंशाह फरहान की तरफ फेंक देते हैं। इससे पहले कि पेड़ से उनको चोट लगती, शाह कोनेन पेड़ को इशारे से रोककर वापस शहंशाह उस्मान की तरफ फेंक देते हैं, जिससे वो काफी घायल हो जाते हैं। इस तरह दोनों कबीले के लोगों के बीच जंग छिड़ी होती है। महल चारों तरफ से खून और पेड़ की मोटी मोटी तनों से भरा होता है। उधर शहजादी मरियम और नफीसा, अमायरा, बाकी सब जनजातियों को हमले से बचा रही होती है। जो कबीला फूलों और जाफरान की खुशबू की तरह महकता था, वहां आज खून की बू फैली होती थी। शहंशाह उस्मान और शहंशाह फरहान के बीच काफी उठापटक चल रही होती है कि अचानक शहंशाह फरहान उस्मान को उठाकर इतनी जोर से पटकते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। शहंशाह उस्मान का मरना था कि उनके सारे गुलाम घुटने के बल शहंशाह फरहान के सामने बैठ जाते हैं। पहले ही इसे मार देना चाहिए था, बेकार में बेकसूर लोग मारे गए। शाह कोनेन ने शहंशाह की तरफ दिखते हुए कहा। शहजादे इरफान, एक एक करके सभी पेड़ों को महल के बाहर फेंको। तभी नफीसा दौड़ते हुए आती है और कहती है, वो शहंशाह उस्मान का बेटा अल्तमश शहजादी मरियम को उठाकर ले गया। तुम सब साथ में थी ना, फिर कैसे उठाकर ले गया वो मरियम को? इरफान ने कहा, मरियम को चोट लगी थी तो मैं उन्हें और अमायरा आपी को ऊपर कमरे में छोड़कर लेप लेने हकीम खाने में गई। जब वापस आती हूँ तो देखती है कि अमायरा आपी के सर पर चोट लगी है, वो बेहोश पड़ी है। और जब मैंने बालकनी से देखा तो वो मरियम का मुंह दबाए अपने घोड़े पर सवार भागा जा रहा था। नफीसा ने हाँफते हुए सारी बात बता दी। किस तरफ गया वो मरियम को लेकर? शहजादे इरफान ने पूछा। पूरब की तरफ जाते देखा मैंने, नफीसा ने कहा। तो शहजादे इरफान फौरन ही शाह जैद और कुछ गुलाम के साथ निकल जाते हैं मरियम की तलाश में। तो दोस्तों, ये था शाह उमर की परी भाग 38। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें शाह उमर की परी।